हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। तो आपका सभी का स्वागत है फायर एकेडमी के पीरियोडिक टेबल के लेक्चर 1 में। तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए कि व्हाट इज़ ए पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले अपने समझते हैं पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ है। तो लिखें पीरियोडिक टेबल एंड इसमें लिखें बेटा क्या होता है पीरियोडिक टेबल। देखें पीरियड का मतलब होता है बेटा रिपीट होना, ठीक है ना। और टेबल का मतलब हमें यहाँ पे एक टेबल का यूज़ किया है, यानी कि एक फॉर्मेट का यूज़ किया है जिसमें एलिमेंट्स को एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। तो इसमें लिखें व्हाट इज़ ए पीरियोडिक टेबल में लिखें, ठीक है ना। इट इज़ ए सिस्टमैटिक इट इज़ ए सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ it is a systematic arrangement of elements it is a systematic arrangement of elements so that their chemical and physical properties chemical and physical properties physical properties can be remembered can be remembered in an easy manner। देखिए बच्चों, जितनी भी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती है वो अच्छे से हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में मान लीजिए कि एक पार्किंग एरिया है, तो पार्किंग एरिया में अगर आप रैंडमाइज्ड अरेंजमेंट करेंगे कार्स का, तो पार्किंग एरिया की जो स्पेस है वो अच्छे से हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे कुछ स्पेस ज़्यादा बच जाएगी, कुछ स्पेस कम बच जाएगी। इसी तरह मान लीजिए कि कोई टीचर होता है, वो अटेंडेंस लेता है, तो उसकी अटेंडेंस रजिस्टर में अगर नाम सीक्वेंस वाइज नहीं होंगे तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों का नाम नोट डाउन करने में कि आपके पास में कितने बच्चे प्रेजेंट है क्लास में। तो इसी तरह से हम ये देखते हैं हमारे चारों तरफ कि बहुत ज़्यादा जब ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें हम देखते हैं तो हमें उनमें बहुत ही आसानियत होती है, हम बहुत ही आसान तरीके से उनको हम समझ सकते हैं। तो इसी तरह से साइंटिस्ट ने बोला कि साइंटिस्ट लोगों ने पीरियोडिक टेबल इन्वेंट किया टू आइडेंटिफाई एंड टू कैरेक्टराइज दैम एंड टू लर्न देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इन एन ईजी मैनर। तो सबसे पहले हमारे पास में पीरियोडिक टेबल जो है, इसमें आता है हमारे पास में बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आपके पास में एक नया पीरियोडिक टेबल है जिसके बारे में हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास में एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स एंड इन द फॉर्म ऑफ पीरियड्स। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल हमारे पास में 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। तो इसके हमारे पास में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके हमारे पास में अगर मैं इनके की फीचर्स बोलूँ तो लिखें की फीचर्स क्या है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के की फीचर्स आपके पास में है बेटा। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे टोटल 7 पीरियड्स हैं। 7 पीरियड्स हैं, यानी कि हमारे पास में पीरियड्स को हम ये भी बोलते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कॉलम्स जो होते हैं आपके पास में, दे आर नॉन एज पीरियड्स। एंड हमारे पास में इसमें टोटल 18 ग्रुप्स हैं बेटा। 18 ग्रुप्स इस नई पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं अभी तक। तो 18 ग्रुप्स का मतलब हो गया हमारे पास में वर्टिकल कॉलम्स। तो हमारे पास में टोटल 7 तो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं और 18 जो हैं वो वर्टिकल कॉलम्स हैं। एंड देर आर टोटल ऑफ 118 एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। इन मेटल्स, इनके अंदर हमारे पास में आ जाते हैं बेटा मेटल्स भी रखे हुए हैं 118 एलिमेंट्स में। नॉन मेटल्स भी हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि दोनों प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो ये चैप्टर जो है इसके अंदर हमें ये तीनों के बारे में स्टडी करना है, ठीक है ना। अब इसका जो फॉर्मेट है वो कैसा है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ फॉर्मेट पे। तो इसका जो फॉर्मेट है बेटा हमारे पास में कुछ इस तरह से। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे, ठीक है ना,
सबसे पहले तो हमें यहाँ पे पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करवाता हूँ, तो आप साथ साथ में बनाते जाइए। मेरे पास में यहाँ पे ये एस ब्लॉक है, मान लीजिए ये पहला ब्लॉक है मेरे पास में, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे 4 ब्लॉक बनाने हैं, जैसा कि आपने क्वांटम नंबर्स में पढ़ा है कि देयर आर डिफरेंट क्वांटम नंबर्स, एंड वहाँ पे एस पी डी एफ 4 हमारे पास में सब शेल्स रहते थे। तो उसी तरह हमारे पास में यहाँ पे बेटा, उसी तरह हमारे पास में यहाँ पे 4 ब्लॉक्स रहते हैं। दे आर क्लासिफाइड एस एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। ओके बेटा, तो ये हमारे पास में पहला मैं एस ब्लॉक बना रहा हूँ। एस ब्लॉक में मेरे पास में एलिमेंट्स हैं हेलिना की रब से फरियाद। आपको इस ट्रिक से आपको ये याद रखना है कि पहला जो आपके पास में जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं आपके पास में, इन्हें आप ट्रिक से याद रखेंगे, और ये पीरियोडिक टेबल अप टू 7 पीरियड तक ही बनानी है आपको। तो आप साथ साथ में बनाते जाएं, साथ साथ में ये ट्रिक नोट डाउन करते जाएं। पहले की ट्रिक है हेलिना की रब से फरियाद। दूसरा जो है हमारे पास में जो ग्रुप होता है वर्टिकल ग्रुप, उसमें हमारे पास में ट्रिक होती है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये मेरे पास में दूसरी ठीक है ना ग्रुप होती है। अच्छा, इसमें हमारे पास में ये जो है यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होता, ठीक है ना, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होता। वैसे तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे वैसे तो हीलियम होना चाहिए, ठीक है ना, हीलियम होना चाहिए, पर हीलियम को हमने 18 ग्रुप के ऊपर रखा हुआ है। हीलियम बिलोंग्स टू एस ब्लॉक ओनली बेटा, आपको ध्यान रखना है कि ये एस ब्लॉक का ही एलिमेंट है, पर इसको हमने सिमेट्रिसिटी के लिए, फॉर द सिमेट्रिसिटी वी हैव प्लेस्ड इट ओवर 18 ग्रुप, ठीक है ना। तो लिख ले इट ये एस ब्लॉक का है, बट ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, या सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, it is placed over 18th group, it is placed over 18th ग्रुप। ये 18th ग्रुप के ऊपर रखा हुआ, मैं अभी आपको 18th ग्रुप भी बनाऊंगा, तो वहाँ पे इसको उस टाइम पे लेके चले जाएंगे। तब तक हम हीलियम को यहीं पर रखते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास में पर ये जो है बेरिलियम से शुरू होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसके बाद में बीच में पड़ता है हमारे पास में बेटा डी ब्लॉक। तो हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बना लेते हैं। हमारे पास में डी ब्लॉक में टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं बेटा। कितने ग्रुप्स होते हैं? 10। तो आप साथ साथ में बनाते जाइए। सबसे पहला जो हमारे पास में जो ग्रुप होता है, जो सबसे पहला ग्रुप होता है वो थर्ड ग्रुप होता है बेटा। थर्ड ग्रुप से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है आपका। ध्यान ये रखते जाना आपको, मैं आपको ट्रिक्स बताता जा रहा हूँ। ये जो है आपके पास में, ये फर्स्ट ग्रुप था, ये सेकंड ग्रुप था, और ये अब आपके पास में आ रहा है बेटा थर्ड ग्रुप। तो थर्ड ग्रुप में हमारे पास में है स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। तो इसकी ट्रिक है सचिन या लारा अकड़ाए। फोर्थ मेरे पास में ग्रुप है टीआई, यानी कि टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम और रदरफोर्डियम। इसकी भी ट्रिक होती है ताई ज़रा हाफ रफू करो। अब हमारे पास में आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास में कुछ और भी एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। चलते जाते हैं अपने धीरे धीरे, ठीक है ना, बनाते जाते हैं साथ साथ में। आप स्केल लेके ये बनाते जाइए, साथ में ये एलिमेंट्स लिखते जाइए। पहले हमें ये एलिमेंट्स याद रखने पड़ेंगे। इनके सबसे पहले आप सिंबल याद रखेंगे बेटा। ये हमारे पास में ग्रुप फिफ्थ है। ग्रुप फिफ्थ में हमारे पास में आता है वंदना ने नवाब को ताड़ा डबलिन में, ठीक है ना, वंदना ने नवाब को ताड़ा डबलिन में। फिर हमारे पास में है करो मोबाइल व्हाट्सएप संग संग, करो मोबाइल व्हाट्सएप संग संग। ये हमारे पास में ग्रुप 6 है। फिर आएगा ग्रुप 7। ग्रुप 7 की ट्रिक है बेटा मंदिर तक रे बिहारी, ठीक है ना।
ये वैसे तो बोहरियम होता है, ठीक है ना, पर मैं इसको बिहारी बोलता हूँ। मंदिर तक रे बोहर भी बोल सकते हो। फिर हमारे पास में है एट्थ, फिर रूठे ओसामा हसीना से। फिर रूठे ओसामा हसीना से, ये ओसामा बिन लादेन वाला नहीं है। एक चीज़ और, ये जो ट्रिक्स है ये किसी को, ठीक है ना, किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ये जस्ट एक याद रखने की ट्रिक है। अब आता है हमारे पास में कौन रहे इराक मस्ती में। फिर हमारे पास में आएगा 10 ग्रुप। 10 ग्रुप में है हमारे पास में निखिल पढ़ते पढ़ते पिटता है 10 बार। निखिल पढ़ते पढ़ते पिटता है 10 बार, ठीक है। अगेन ये किसी निखिल पे नहीं बनाई हुई है बेटा, तो अगर कोई निखिल है तो कृपया करके प्लीज़ क्षमा कर दें, ये आपके ऊपर नहीं बनाई है, ठीक है ना। ये तो जस्ट हमारी, ठीक है ना, याद रखने की ट्रिक्स हैं। आपको अगर यहाँ पसंद नहीं आता तो आप अपने हिसाब से भी कुछ याद रख सकते हैं। फिर हमारे पास में आता है ग्रुप 11। ग्रुप 11 होता है कॉपर का। कुछ आगे आओ राजा जी। कुछ आगे आओ राजा जी। फिर है हमारे पास में जिन्ना कैदी है जी कनाडा में। फिर इसके बाद में हमारा ये डी ब्लॉक बेटा 12 पे जाके ख़त्म हो जाता है। अब हमारा पी ब्लॉक शुरू हो जाता है यहाँ से। तो अगेन मैं यहाँ पे पी ब्लॉक बनाऊँगा। पी ब्लॉक बनाते टाइम मैं ये ध्यान रखूँगा कि यहाँ पे मेरे को अब हीलियम को भी रखना था, तो मेरे पास में यहाँ पे हीलियम को भी रखा जाएगा, जो कि है तो एस ब्लॉक का बेटा, पर ड्यू टू सिमेट्रिसिटी उसको मैंने पी ब्लॉक के ऊपर लिया है। तो यहाँ से मेरे पास में अब स्टार्ट हो जाता है बेरिलियम के बाद में बोरॉन फैमिली स्टार्ट हो जाता है। इसको ग्रुप 13 में कंसीडर किया गया है। तो ग्रुप 13 में हमारे पास में बोरॉन फैमिली आ जाता है। तो इसकी ट्रिक होती है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला नहीं है। फिर है हमारे पास में ग्रुप 14। ग्रुप 14 में है मेरे पास में कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में एक ट्रिक होती है कहे सीता जी सुनो प्रभु फ्लावर ले आना। अगेन, ठीक है ना, ये सीता माता पे नहीं है, ये जस्ट एक ट्रिक है याद रखने की। 15 मेरे पास में है 15 मेरे पास में है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके मॉस्को में। 16th है मेरे पास में ऑक्सीजन फैमिली, ओल्ड स्टाइल से टीपो लवली लवली। 17th है मेरे पास में 17th जो ग्रुप है मेरे पास में वो है फ्लोरीन वाला। फिर कल बाहर आई आंटी तस्वीर से। और इसके बाद में है मेरे पास में फाइनल लास्ट हमारे पास में एक और ग्रुप है जो कि ग्रुप 18 है, और ये इनर्ट फैमिली का ग्रुप था, जो कि मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल में इसको ज़ीरो ग्रुप भी बोला गया था। तो ये हमारे पास में होता है हीना, नीना और करीना की जेरोक्स एक्सी की जेरोक्स रंगीन होगी। तो ये हमारे पास में हीलियम अब दोनों जगह तो नहीं आ सकता था, तो इसलिए मैं अब क्या करता हूँ, मैं हीलियम को यहाँ से हटा देता हूँ। एस ब्लॉक का एलिमेंट तो है हीलियम बेटा, पर उसको एस ब्लॉक के ऊपर इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं हो पाता फिर। तो आप ध्यान रखें, बट ड्यू टू सिमेट्रिकल अरेंजमेंट इट इज़ प्लेस्ड, ठीक है ना, इट इज़ प्लेस्ड अबव अबव ग्रुप 18। तो ये हमारे पास में टोटल पीरियोडिक टेबल के 17 और ये हो गया हमारे पास में 18। ये हमारे पास में पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है।
एक्चुअल में यहाँ पे दो अभी और भी बचे हुए हैं, जो कि लेंथेनम और एक्टिनियम सीरीज़ के नाम से जाने जाते हैं। तो अभी मेरे पास में यहाँ पे 14 एलिमेंट्स और बचे हुए हैं। तो वो कहाँ पे होते हैं, तो ये 57 पे लेंथेनम है, 58 से लेकर वो स्टार्ट हो जाते हैं बेटा। तो अगर मैं 58 वाला मैं बीच में रखता यहाँ पे, तो आपके पास में पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ी हो जाती, बहुत लंबी हो जाती है आपके पास में, इसलिए इन्हें बीच में नहीं रखा गया है। ये वैसे ही लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहलाता है, जबकि हमने इसको एफ ब्लॉक को बाहर रखा तो भी ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहलाता है। अगर मैं एफ ब्लॉक को 57 को 58 अगर मैं यहीं पे रख देता, तो आप देखें बीच में ये एफ ब्लॉक वाली दो लाइंस और आ जाती मेरे पास में। तो मेरे पास में 58 वाला जो एलिमेंट होता है वो होता है बेटा सीरियम। तो इसकी ट्रिक होती है बेटा, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ, ठीक है ना, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो। तो ये हमारे पास में टोटल, ये हमारे पास में लेंथेनाइट सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं बेटा। तो यहाँ पे देखें सीरियम हमारे पास में बेटा 58 नंबर पे है, ठीक है ना, याद रखना आप। 58 यहाँ पे है, 59 प्रोमीथियम होता है, ये आपके पास में इसी तरह चलता जाता है। इसे भी बना लीजिए आप आराम आराम से, पहले पीरियोडिक टेबल बनाएं तसल्ली से, इनकी ट्रिक्स को याद रखें। ठीक है बेटा, जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा टॉपिक ही थ्योरेटिकल टॉपिक है। जब तक आपको याद ना हो पीरियोडिक टेबल, तब तक आगे बढ़ना नहीं है हमें। पहले पूरी पीरियोडिक टेबल यही याद करनी है, फिर इस पर हम क्वेश्चन करेंगे कुछ, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया 58 से लेकर ये होता है मेरे पास में 71 तक। 58 से लेकर ये होता है मेरे पास में 71 तक, ठीक है बेटा। तो आगे देखते हैं यहाँ पे, एक्टीनियम होता है मेरे पास में। एक्टीनियम जो होता है ये मेरे पास में स्टार्ट होता है 89 से, ये मेरे पास में होता है बेटा 80, जैसे ये जो होता है 54, फिर 86, ये 86 पे होता है, फिर 87, 88, ये 89 पे होता है, और यहाँ से 90 से शुरू हो जाती है सीरीज़। तो ये होता है सीरीज़ थोरियम से स्टार्ट। तो इसकी ट्रिक होती है, थोड़े पहलवान उधर निपटाओ पुराने आम कम बिके, कैफ़े में ऐश फरमाते मैडोना लारा। तो ये हमारे पास में ये 109 पे जाके ख़त्म होता है, यानी कि लोरेंशियम जो होता है, सॉरी 103 पे जाके ख़त्म होता है। तो ये 90 से 103 तक ही हमारे पास में सीरीज़ चलती है। इस वाली सीरीज़ को हम बोलते हैं बेटा एक्टिनाइट सीरीज़। सॉरी, ऊपर वाली सीरीज़ को, इस वाली सीरीज़ को बोलते हैं हम लेंथेनाइट सीरीज़। इसे हम बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज़, ऊपर वाली को। लेंथेनाइट सीरीज़, और नीचे वाली को बोलते हैं एक्टिनाइट सीरीज़। तो ये दो हमारे पास में एफ ब्लॉक की सीरीज़ होती है, और ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा आपके पास में कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि पहला जो ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप को आप बोलते हैं बेटा अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल ग्रुप्स कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको लिखवा देता हूँ आगे, ठीक है ना। आप ये आराम से नोट कर लीजिए, और इसके बाद में लिखिए अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं। तो अल्कली मेटल्स होते हैं हमारे पास में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम
और फ्रेंशियम। इसमें से ये ध्यान रखें, फ्रेंशियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, दिस इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और सीजियम जो होता है ये आपका लिक्विड स्टेट में होता है, और जबकि बाकी सब एलिमेंट्स जो होते हैं ये आपके सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। तो ये इनके सिंबल्स हो गए। दूसरा जो ये ग्रुप होता है ये आपके पास में फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल्स बोलते हैं। इसमें हाइड्रोजन को एल्कली मेटल नहीं बोला जाता है। एक्चुअल में हाइड्रोजन की जो लोकेशन है बेटा वो भी फिक्स नहीं है, तो आप इसको ग्रुप 1 में नहीं मानते हैं हाइड्रोजन को बस इसको सिमेट्रिसिटी के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, पर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ग्रुप 17 से भी मिलते हैं, मतलब इनसे भी मिलते हैं। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा इसकी लिमिटेशन। तो हमारे पास में अगला जो है वो है एल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है ये जनरली ग्रुप 2 वालों के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो एल्कलाइन नेचर के होते हैं। और दूसरी चीज़, इनके जो कंपाउंड्स अल्कलाइन नेचर के तो होते हैं, पर ये अर्थ क्रस्ट के अंदर भी मिलते हैं, ठीक है। जबकि इनके अल्कली मेटल्स के जनरली जो सॉल्ट्स होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, और इसलिए वो सी वाटर या फिर वो रिवर्स के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें हमारे पास में होते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। और रेडियम जो होता है ये भी आपके पास में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। जबकि मैंने बेरिलियम को नहीं लिया, बेरिलियम इज़ नॉट एन, लिख लेना इसके अंदर, बेरिलियम इज़ नॉट एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, is not an alkaline earth metal because it is amphoteric in nature। ये एक एम्फोटेरिक मेटल होता है बेटा बिकॉज इट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है एक ऐसा मेटल जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं। सो इट कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल बेस। तो लिखें एम्फोटेरिक मेटल means which can react with acid as well as बेस। जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सके वो एम्फोटेरिक मेटल होता है हमारे पास में। तो अच्छा, अब मेरे को ये बताना पड़ेगा कि ये बेरिलियम की रिएक्शन होती क्या है असल में। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ, मान लीजिए मैंने एसिड यानी कि HCl एक्वस ले लिया, बेरिलियम सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो ये रिएक्टिव मेटल होता है बेटा, ये बना देता है BeCl2 और साथ में हमारे पास में ये H2 गैस इवॉल्व कर देता है। तो अगर ये डाइल्यूट एसिड से H2 गैस इवॉल्व कर देता है, इसका मतलब ये रिएक्टिव ज़्यादा था ये। तो S ब्लॉक के मेटल्स रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। पर बेरिलियम जो होता है ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है। मैं आगे चल के इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊँगा आपको आगे। फिर NaOH से रिएक्शन होती है। तो NaOH से रिएक्शन अगर ये करता है बेटा तो ये बनाता है BeOH होल ट्वाइस पहले तो ये बनाएगा BeOH होल ट्वाइस, और फिर हमारे पास में ये रिएक्ट करता है तो हमारे पास में ये बन जाता है, इसका जो सॉल्ट बन जाता है हमारे पास में वो बन जाता है NaBeO2, ठीक है ना, Na2BeO2 प्लस H2। तो ये हमारे पास में बन जाता है Na2BeO2 यानी कि सोडियम बेरिलिएट बोलते हैं इसको। और इसके ऊपर वाले जो होता है BeCl2 इसको हम बोलते हैं बेरिलियम क्लोराइड। तो ये होता है बेरिलियम क्लोराइड, ये भी एक सॉल्ट होता है। और इसके नीचे वाला होता है सोडियम बेरिलिएट।
तो आप ध्यान रखें कि देखिए बेरिलियम यहाँ पे आया हमारे पास में, और इसमें पहले वाले में बेरिलियम यहाँ पे आया। तो जब आपके पास में एसिड होता है, एसिड हमेशा एनायन कंट्रीब्यूट करता है, तो एसिड से आता है एनायन, इसलिए कैटायन बना बेरिलियम का। और बेस से आता है कैटायन, तो बेस से आया मेरे पास में सोडियम, तो बेस से सोडियम आया तो बेरिलियम मेरे पास में एनायन बना। तो इस तरह से याद रखें कि एसिड से एनायन आता है और बेस से क्या आता है बेटा, कैटायन आता है। तो ये हमारे पास में एक एम्फोटेरिक मेटल होता है, और इसीलिए हम इसको एम्फोटेरिक मानते हुए हम इसको बेरिलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल में नहीं डालते, क्योंकि अल्कलाइन जब मैं बोलता तो इसका मतलब तो वो एसिड से ही रिएक्ट करना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास में अगर यहाँ पे देखिए आप, ये एसिड है तो एसिड से रिएक्ट करता तो ये मैं बोल देता अल्कलाइन है, यानी कि इसने ट्रीट किया है, मतलब ये बेसिक मेटल की तरह ट्रीट हुआ है। तो पर आपके पास में ऐसा कोई मेटल का एसिडिटी और बेसिसिटी डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ये लिख लीजिए पहले कि बेरिलियम या फिर मेटल्स डज नॉट हैव एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर्स, basic characters, but their compounds have, but their compounds have, ठीक है बेटा। तो आपके पास में उनके कंपाउंड्स क्या होते हैं, एसिडिक और बेसिक होते हैं, पर मेटल्स एसिडिक और बेसिक, ठीक है ना, उनके कैरेक्टर्स एसिडिक और बेसिक नहीं हो सकते हैं। तो होगा क्या, जब आप एक्वस में मीडियम में बी बेरिलियम को मिक्स करेंगे तो पहले ये बनाएगा बेटा BeOH होल ट्वाइस। इन दोनों ही केस में जो दोनों रिएक्शन है, ये रिएक्शन मैं बोल देता हूँ, रिएक्शन मेरे पास में ये फर्स्ट रिएक्शन थी और दूसरी रिएक्शन ये है मेरे पास में। दोनों ही रिएक्शन में पहले क्या बनेगा आपके पास में बच्चों, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा, एम्फोटेरिक होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके पास में इसका कंपाउंड हुआ, और कंपाउंड का नेचर एसिडिक और बेसिक हो सकता है, पर मेटल का नेचर क्या है, मेटल का नेचर आप ये बोल सकते हैं कि मेटल क्या होता है, मेटलिक या फिर लश्चरस हो सकता है, कंडक्टेंस होती है उसकी, इस टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो मेटल के लिए डिफाइंड होती है बेटा। बट आप एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर्स नहीं बोल सकते हैं मेटल के। तो मेरे को लग रहा है कि आपको ये क्लियर हो चुका है बेरिलियम वाला कॉन्सेप्ट। बेरिलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल में हमने नहीं लिया हुआ है। फिर हमारे पास में आ जाता है सेमीकंडक्टर फैमिली। फिर हमारे पास में आती है सेमीकंडक्टर फैमिली। तो सेमीकंडक्टर्स फैमिली किसे बोला गया है, तो सेमीकंडक्टर्स फैमिली आपको ध्यान रखना है, सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा किस में होंगे, तो आपको दिख रहा है वहाँ पे सिलिकॉन वाली जो फैमिली है, ठीक है ना, वो क्या है, सेमीकंडक्टर फैमिली है। तो आपके पास में जो सिलिकॉन किस फैमिली में आता है, कार्बन फैमिली। तो आप लिखें कार्बन फैमिली को हमने सेमीकंडक्टर फैमिली बोला गया है। और ये जो ग्रुप है आपके पास में पीरियोडिक टेबल का, ये 14 ग्रुप होता है। और कार्बन के वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स जो फैमिली है आपके पास में, उसमें हमारे पास में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, PB। तो हमें यहीं तक ही पढ़ना है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कार्बन जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है बेटा, ये, और ये कार्बन जो है ये आपका एक नॉन मेटल होता है, जबकि इसके अंदर ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये आपके पास में मेटलॉइड्स हैं, या फिर आप इनको सेमीकंडक्टर्स मान सकते हैं। और SN और PB जो होते हैं ये आपके पास में बेटा मेटल्स हैं, और ये दोनों ही सॉलिड स्टेट में रहते हैं, ऑल आर इन सॉलिड स्टेट। तो सेमीकंडक्टर फैमिली में मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स दोनों होते हैं। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड्स कितने होते हैं, तो वो भी लिख लेते हैं अपने कि मेटलॉइड्स कितने हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में। तो मेटलॉइड्स हैं हमारे पास में, इसकी याद करने की ट्रिक है, बस से गए ऑस्ट्रेलिया, सब ठीक 8 बजे पहुँचे, सब ठीक 8 बजे पहुँचे। तो बेटा आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मेटलॉइड्स में है बोरोन और सिलिकॉन,
ठीक है ना। मान लिया हमने बोरोन और सिलिकॉन है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर आप जाएंगे तो एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, एनसीईआरटी में इन दोनों को नॉन मेटल बोल के कंसिडर किया हुआ है, तो आपको इसे नॉन मेटल ही लेना है, मेटलॉइड नहीं लेना है। तो अगर बोरोन और सिलिकॉन आपके पास में नॉन मेटल में लिया हुआ है एनसीईआरटी में, एक जगह एनसीईआरटी में इसको मेटलॉइड भी लिया हुआ है, तो सिलिकॉन इज ए मेटलॉइड। बहुत सारी बुक्स में, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स में बोरोन और सिलिकॉन दोनों ही क्या है, सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होते हैं और ये मेटलॉइड्स बोलते हैं अपने इसको। तो ये सारे के सारे हमारे पास में मेटलॉइड्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में इसके बाद में आती है हमारे पास में और फॉर्मिंग ग्रुप। अच्छा, और फॉर्मिंग ग्रुप से हमारे पास में एक और ग्रुप आता है जिसको अपने बोलते हैं निक्टोजेंस। तो निक्टोजेंस जो है फैमिली, निक्टोजेन फैमिली का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। निक्टो मतलब होता है पॉइजनस और जेन मतलब जनरेटर। तो आपके जो पॉइजनस ग्रुप्स, पॉइजनस जो गैसेस होती हैं, जो पॉइजनस गैसेस बनाने वाला जो ग्रुप है वो आपके पास में ग्रुप है 15। ठीक है ना, ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 में हमारे पास में है बेटा कौन कौन से एलिमेंट, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, नेपाल पाकिस्तान आसाम सब, ठीक है ना, बिस्मत है, ठीक है ना। तो यहीं तक हमें पढ़ना है, बिस्मत तक की। और ये हमारे पास में नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो है, इस फैमिली के अंदर नाइट्रोजन फॉस्फोरस को किस में लिया गया है, ये नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी जो है ये आपके पास में मेटलॉइड्स हैं। और बिस्मत जो है आपके पास में ये आपका मेटल है। ठीक है बेटा। अब हमारे पास में इसके आगे जो ग्रुप है वो उसको बोला जाता है और फॉर्मिंग ग्रुप, उसको अपने चैल्कोजन नाम देते हैं। तो लिखिए चैल्कोजन्स कौन से होते हैं, चैल्कोजेंस होते हैं हमारे पास में, चैल्कोजेंस होते हैं हमारे पास में। और फॉर्मिंग ग्रुप्स को चैल्कोजन बोला गया है, और फॉर्मिंग ग्रुप को चैल्कोजेंस बोला गया है। और फॉर्मिंग ग्रुप्स को चैल्कोजन बोला गया है। और फॉर्मिंग ग्रुप हमारे पास में होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ठीक है ना। ये हमारे पास में सभी और फॉर्मिंग ग्रुप है। ऑक्सीजन और सल्फर ये आपके पास में, ठीक है ना, आपके पास में नॉन मेटल्स होते हैं। इवन सिलेनियम भी आपके पास में क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का होता है। और ये जो दोनों हैं आपके पास में, ये आपके पास में मेटलॉइड्स होते हैं। तो इसमें मेटल्स नहीं है, ठीक है ना, इसमें नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है हमारे पास में हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब ये होता है सॉल्ट फॉर्मेशंस, सॉल्ट फॉर्मर्स। हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप। तो सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप हमारे पास में है बेटा, सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप है हमारे पास में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, एस्टिटीन भी है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। इन सभी में हमने इन सबको किस में लिया हुआ है, नॉन मेटल्स में लिया हुआ है, नॉन मेटल्स में लिया हुआ है। जबकि ये जो एस्टिटीन है ये आपके पास में मेटलॉइड है। इसके बाद में हमारे पास में आते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स या रेयर गैसेस, जिनको अपने इनर्ट गैसेस बोलते हैं। तो इनर्ट गैसेस या फिर इनको अपने बोल देते हैं नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस कौन कौन सी है बेटा, नोबल गैसेस है मेरे पास में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन और ऑर्गेनिसन। ऑर्गेनिसन जो होती है ये एक रेडियो एक्टिव गैस होती है, ये आर्टिफिशियली मेड है और ये एक रेडियो एक्टिव गैस है। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया नोबल गैसेस। अब हमारे पास में अगली डेफिनेशन जो है, ठीक है ना, अगली डेफिनेशन जो है वो है, देखिए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। लिखें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स।
तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आप किन्हें बोलते हैं? तो इसमें लिखें एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स except inert gases, except inert gases are known as representative elements। ठीक है ना, representative elements। तो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला गया है। ठीक है ना, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमेशा ही पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट और राइट साइड में होते हैं, और लेफ्ट और राइट साइड में जो दायां हाथ और बायां हाथ होता है, ठीक है ना, वो आपके पास में एस और पी ब्लॉक होता है पीरियोडिक टेबल का, तो इसलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। फिर हमारे पास में आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स किन्हें कहा गया है? तो डी ब्लॉक वालों को जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर known as ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेटा, known as ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पर सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्ट ग्रुप 12 वालों को हम इसमें एक्सेप्ट कर देते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्यों हम उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं कंसीडर करते। तो ये हमारे पास में जो, ठीक है ना, एलिमेंट्स हैं, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसीडर नहीं करते। इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनके लास्ट में n-1 d में 10 होना चाहिए और s में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट्स को अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे जिसके d में 10 होगा और ns में 2 होगा, क्योंकि ये आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करते हैं। दे डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ट्रांजिशन एलिमेंट्स because they do not show characteristics like ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब सर क्या ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो ये नहीं शो करते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि एक तो इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होते हैं। They have fixed oxidation state. They do not show variable oxidation state। ठीक है ना, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये जो जिंक कैडमियम एच है, इनको क्यों नहीं बोलते? क्योंकि they do not have variable oxidation state। जनरली ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। साथ में they do not act as catalyst, they do not have high melting point और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, इनके बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो ये कुछ इसमें एग्जांपल हैं, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं लेते हैं। फिर हमारे पास में आते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो लिखें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। तो लिखें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ठीक है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इस पे अभी तक कोई सवाल नहीं आया कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एफ ब्लॉक इज़ नॉट सो डिटेल्ड। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, मोस्टली रेडियो एक्टिव भी होते हैं। तो एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी नहीं करते हैं। इन्हें हम रेयर अर्थ मेटल्स भी बोल देते हैं। ये रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, अर्थ में नहीं मिलते हमें, ये जनरली लैब्स में ही हमें मिले हैं। इसी में एक कैटेगरी होती है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स।
तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स हम किसे बोलते हैं? तो लिख लीजिए, एलिमेंट्स हैविंग, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स हम उन्हें बोलते हैं जिन एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 होता है। एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 को ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोला जाता है। तो ये हमारे पास में कुछ क्लासिफिकेशंस हो गए हैं इनके, ठीक है ना। ब्लॉक्स के भी क्लासिफिकेशन हो गए हैं और हमारे पास में ग्रुप्स के भी हो गए हैं। तो ये हमारे पास में आज की क्लास में ये हमने क्लासीफाई किया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। नेक्स्ट क्लास में हम इसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो आप सभी का, ठीक है ना, थैंक्स फॉर देखने के लिए ये वीडियो। ऐसे ही इसी तरह आप देखते जाएं हमारे वीडियोस, लाइक करते जाएं और कमेंट करते जाएं कि आपको कौन से लेक्चर्स अच्छे